सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, आज एक नई पॉलिटिकल पार्टी जिसके बारे में काफ़ी दिनों से बातचीत हो रही थी, उसका बाकायदा से ऐलान कर दिया गया है। उसके मेंबरान, उसके अंदर कौन कौन शामिल होगा, अपनी मर्जी से शामिल होगा, कैसे होगा। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब मेरे एक इंटरव्यू में लास्ट वीक ही उन्होंने ये कहा था कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि इलेक्टेबल्स हों या हम किसी को लेके आएंगे। वो सारे लोग जो पाकिस्तान के लिए दिल में दर्द रखते हैं और कुछ करना चाहते हैं अपनी कैपेसिटी में, वो इस पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा होंगे। बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कहा जा रहा है, उन्होंने कहा कि हमसे इशारों किनायों में ये पूछा जाता है कि क्या हम एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी हैं, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो पाकिस्तान की आवाम भी, और जाहिर सी बात है ऑब्वियसली इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग ये पूछते हैं, ड्राइंग रूम डायलॉग होता है, फ्रेंड्स आपस में बैठते हैं, जो भी गपशप लगती है, और जहाँ भी आप जाते हैं आजकल तो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के अलावा तो कोई बात है ही नहीं। और आई थिंक 70 साल से ये हो रहा है एंड एवरीबडी इज थिंकिंग कि कुछ ना कुछ बेहतर होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अवाम के लिए तो कुछ बेहतर होता नजर नहीं आ रहा। यानी कि स्पेशली अगर आप अभी हाल ही की टैक्सेशन का निज़ाम आप देख लें, जिस तरह से टैक्सेस लगाए गए हैं, और जो पाकिस्तान में बिजली का, गैस का, मतलब बेसिक नेसेसिटीज का जो एक बहरान था, जो हम ये समझ रहे थे कि इवेंचुअली हम इस सेंचुरी में उससे आगे बढ़कर तालीम पे, हेल्थ पर बात करेंगे, लेकिन वहां तक पहुंचने में मुझे लगता है मजीद 50 से 70 साल चाहिए होंगे। और मे बी हमारे बाद से नहीं, बाद वाली जनरेशन, बिकॉज वी टेंड टू फॉरगेट कि पाकिस्तान में इस वक्त 60% जनरेशन वो है इस वक्त विच इज 30 years एंड यंगर। तो वो क्या समझते हैं, उनकी कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है इन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। बहरहाल इस पे बात करेंगे, क्या नई पॉलिटिकल पार्टीज अपना वो मकाम बना सकेंगे। शेख सलाउद्दीन साहब सीनियर लीडर हैं, आपने अवाम पाकिस्तान की है, और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ से, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आज तहरीक इंसाफ एक जलसा करना चाहती थी लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं मिली, और इसके लिए उनको ये कहा गया कि सिक्योरिटी की वजह से ये इजाज़त अभी फ़िलहाल आपको नहीं दी जा सकती। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो तहरीक इंसाफ के हवाले से है वो ये है कि हाल ही में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मेरे तमाम केसेस के अंदर जो चीफ जस्टिस हैं वो शामिल रहेंगे तो फिर मैं भूख हड़ताल पे चला जाऊंगा। और ये काफ़ी एक मैं ये कहूँगी कि उनकी तरफ से ये काफ़ी, ये बात कहना इज पर्टिकुलरली वेरी यूनिक, बिकॉज यू नो लाइक स्ट्रेंथ वाइज, और जिसको कहते हैं कि ही इज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन। अगर वो ये बात कह रहे हैं तो इसके पीछे क्या बात हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख सलाउद्दीन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। और आपको बहुत अरसे बाद देखा, आपने एक नई पार्टी ज्वाइन की है, ये नया सफर होगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगा। जाहिर सी बात है अवाम में उठना बैठना होता है, जैसे मैंने कहा, हर रोज जिस दावत में जाओ, किसी के घर जाओ, खुदा न खास्ता जनाजे में जाओ, खुशी में जाओ, एक ही डिस्कशन है कि भाई इस मुल्क का क्या होगा, ये इस मुल्क का तो भट्टा बैठ गया, इस मुल्क से तो जाने की करो, इस मुल्क में तो कुछ नहीं रहा, बस अब यही सुनने को मिलता है। आपको क्या रद्द अमल मिलता है पब्लिक की तरफ से, लोगों से जिनमें आप बैठते हैं, और आपको ये किसने मशवरा दिया या कैसे आपने ये सोचा कि भाई एक नई पॉलिटिकल पार्टी की स्पेस है और हमें बनानी चाहिए? बहुत शुक्रिया जैस्मीन। और मैं समझता हूँ कि जितनी गहरी नज़र आपकी है सियासत पे और सियासी लोगों के ऊपर, बहुत कम लोगों की है। और आपके साथ काफ़ी टाइम हमारा गुजरता रहा है, पिछले दिनों भी जब हम MQM में थे। और देखें इस वक्त जो पाकिस्तान का जो माहौल है, सियासी माहौल है, जिसमें जो इस वक्त कैफियत है, उसमें बेचैनी और इंतशार की बहुत ज़्यादा है। बदतमीज़ी, बदतहजीबी, गालम गलोच की सियासत बहुत ज़्यादा हो गई है। माहौल बहुत ज़्यादा जो है ना डिस्टर्ब है। हर अवाम, पाकिस्तान की पूरे अवाम परेशान है कि क्या किया जाए, और किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहे। अब वहाँ पर कुछ लोगों ने ये शुरू किया था हमारे जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब,
इनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो इन्होंने जो है वो कहा कि हम ये चाहते हैं इस तरह से हम जो है अगर आप समझते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि लोग आए इसके अंदर और ऐसे लोग आए जो जिसके ऊपर कम से कम कोई एलिगेशंस नहीं हो, सॉफ्ट स्पोकन हो, और कोई कुछ ऐसे लोग हम जमा करना चाह रहे हैं। और मैं आपको सबसे पहले वेलकम करूंगा कराची के हवाले से। और मेरी 2-3 दफ़ा मुलाकात हुई, 1-to-1 भी हुई, 3-3, 4-4 घंटे की रही। फिर उसके बाद हमने फैसला किया, मैंने फिर अपने दोस्तों से मशवरा किया कि हम एक नए, क्योंकि देखें एक वैक्यूम तो है, बहरहाल एक वैक्यूम है जिससे किसी न किसी ने पुर करना है। अब वो कैसे हुआ, और उसमें हमने कोशिश ये कर रहे थे किसी से हेल्प नहीं लेनी है, हमने किसी से मदद नहीं लेनी है। हम चाहते हैं कि अपने तरीक़ेकार को एक वज़ा करें जिसमें जो है एक शाइस्तगी वाला माहौल भी आए, सियासत में जो थोड़ा बहुत तजुर्बा रखते हैं या नहीं भी रखते हैं, अगर ऐसे इंटेलेक्चुअल हैं, चाहे वो मेडिकल में हो, चाहे इकोनॉमी पे जिसको कमांड हो, चाहे वो आपका मतलब है पाकिस्तान के अंदर वो लोग जो एक्सपर्ट्स हैं अपनी अपनी फील्ड के अंदर, वो आगे बढ़े और सियासत में अपना हिस्सा डालें, इफ आई एम करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपके चैनल की तवज्जुह से मैं कहूँगा आवाम से भी कि भाई अब जो है ना, हमें बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे चेहरों को ना देखें जो पहले आपने आजमानी। अब कोशिश करें कि नए लोग आएँ और हमारी जगह भी लें। मैं तो कहूँगा कि अगर मेरी भी जगह कोई ले तो अच्छी बात है कि हमारे पास कोई नौजवान नस्ल के लोग भी आएँ और ऐसे लोग आएँ जो अच्छी ब्रीड हो, और फिर उसके बाद वो उनके अंदर पाकिस्तान का दर्द हो, पाकिस्तान के अवाम का दर्द हो। देखिए हमने बहुत सारे जो अभी शायद आपने सुना भी होगा, शायद खाकान अब्बासी ने भी अपनी जब अभी तकरीर की थी जिसमें उन्होंने बताया कि 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल। तो हम ये आज तक हम इस पे काम नहीं कर सके हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो आने वाली जो हमारी जो नस्ल होगी, जो हमारे लोग काम करेंगे, वो कैसे होगा कि जब 2.5 करोड़ बच्चे ही स्कूल नहीं जा रहे हैं, फिर उसके बाद 55 से 60% ख्वातीन है हमारे पास, उनकी तरफ कोई नहीं देख रहा है। फिर जो है जैसे जैसे हम यूथ है, बहुत गंभीर इश्यूज हैं। लेकिन आई विल कम बैक टू यू। मैं सेनेटर हुमायूं मोमिन साहब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। जाहिर सी बात है, मेरा पहला सवाल तो आपसे यही होगा कि इस नई पॉलिटिकल पार्टी के वजूद को आप किस तरह देखते हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक वैक्यूम था। अच्छा, नारा वैसे उनका भी यही है कि आज जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, उन्होंने कहा फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते, ना चला सकते हैं, इनको लोग रिजेक्ट कर चुके हैं। और ऐसे लोगों की मतलब ऐसे लोगों का मतलब के ऊपर जिनके ऊपर एतबार ही नहीं है, वो फैसले करें तो करें, और गवर्नेंस, रेवेन्यू कलेक्शन, और उन्होंने बल्कि ये यहाँ तक भी कह दिया कि उन्होंने कहा इन लोगों का एहतसाब होना चाहिए। तो दूसरों पर तो टैक्स लगाते हैं लेकिन खुद टैक्स नहीं देते। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एहतसाब का नारा हम लगा चुके हैं, देख चुके हैं। इसके साथ हर तरह से हमने एहतसाब को छानबीन कर पूरी तरह से माइक्रोस्कोपिक तरीके से अपने अपने तरीके से उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। लेकिन वो तो ऑब्वियसली मुझे पता है इस मुल्क में होना भी नहीं है किसी का, ना कभी हुआ है और ना होगा। यहाँ तो ज़ाहिर है टर्न्स लगी हुई हैं, यू नो लाइक पहले आप आ जाएं, फिर आप साफ हो जाएं, फिर आप गंदे हैं, आप निकल जाएं, अब आप गंदे नहीं रहे, आप साफ हो गए हैं तो आप आ जाएं। सो ऑब्वियसली दिस विल गो ऑन। How do you see the emerging of this new political party? क्या आप लोगों की इनसे कोई हमांगी हो सकती है? I think your mic is off, Senator हुमायूं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्तईन। देखिए, ये जो आपने सारी बातें बताई हैं ना, और जैसे शायद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि फॉर्म 47, देखिए ये शायद खाकान अब्बासी साहब खाली नहीं कह रहे, ये तकरीबन हर पॉलिटिकल जमात, इवन PMLN के अंदर से भी लोग यही कह रहे हैं। उनके बाद उन्होंने तो 8 फरवरी के फौरन बाद यहाँ तक कह दिया कि हम इज्जत की हार एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना कि जिल्लत की जीत। तो ये तो उनके अंदर भी है, सबको पता है कि क्या हुआ है। फिर आपने देखा कि जब लोग बातें करते हैं, देखिए जब आप किसी एक मुल्क, और वो भी US जैसे मुल्क जिनके लॉ मेकर्स जो है, गवर्नमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट और वहाँ कांग्रेस के दरमियान में बड़ा फर्क है। गवर्नमेंट अलग चीज है, अलग चीज है। वहां पे 98.2% लोग इस बात पे बिलीव करते हैं, एग्जैक्टली जो शायद खाकान अब्बासी ने कहा है। शायद खाकान अब्बासी ने एग्जैक्टली वही कहा है जो आपने और मैंने 8
फरवरी को देखा था, और जो हम लोग उसके बात कर रहे हैं, जो मौलाना फजलुर रहमान साहब लेकर कर रहे हैं कि इनके ऊपर कोई एतबार नहीं करेगा। ये याद रखें, इकोनॉमिस्ट ने अभी लिखा हुआ है कि जो डिस्टेंस है बिटवीन द रूलर एंड द रूल्ड, आज से ज्यादा, इससे ज्यादा डिस्टेंस आज तक पाकिस्तान में नहीं हुआ कि वो तबका जो इस वक्त रूल कर रहा है और वो तबका जिसके ऊपर रूल कर रहा है, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है, इससे ज्यादा आज तक कभी नहीं हुआ। अच्छा, उसकी एक और वजह भी है, पिछले एक साल में तकरीबन 500,000 चिल्ड्रन डाइड बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। 500,000 चिल्ड्रन डाइड बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। आपने देखा है, ये जो अभी बता रहे थे कि इतने लोग आउट ऑफ स्कूल हो गए, आपको पता है एक साल के अंदर अंदर कितने लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए। तो अगर हम देखें इस वक्त जो हालात देखें, उसमें पाकिस्तान के इंटायर टैक्स रेवेन्यू कंज्यूम हो जाता है। अगर हम सिंपल प्रोविंसेस को उनके शेयर दे दें, लोगों को पेंशन दे दें जो रिटायर्ड हैं, और अब हमारा जो डेट है वो दे दे, तो उसके बाद हमारे पास पैसे नहीं रहता, तो बाकी सारा का सारा सिस्टम जो है ना, हम लोग उस पे चल रहे हैं, क्या बोरोड मनी के ऊपर, लोन के ऊपर। ठीक है, तो क्या ये हालात ठीक है? अब उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी आती है। मेरी नजर में इस पॉलिटिकल पार्टी के, आई डोंट नो कि कोई जगह होगी या नहीं होगी, लेकिन मुझे इतना पता है कि PMLN और पीपल्स पार्टी, ये दोनों डूबती किश्तियां, ये सिंकिंग टाइटैनिक्स है, दोनों की दोनों। ये पिछले इतने अरसे से जो आप बारियों की बात कर रहे हैं ना, दैट इज एग्जैक्टली व्हाई दे वर। और अगर आप देखें 1980 में जब पाकिस्तान, चाइना, इंडिया इन सब से मालदार था, सिंगापुर से मालदार था, मलेशिया से मालदार था, बांग्लादेश से 75% ज्यादा मालदार था, आज इन सब से गरीब हो गया। इवन बांग्लादेश 45% ज्यादा अमीर हो गया। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने बारियां लगवाई हैं, जिन्होंने नैब के बिल के अंदर जो अमेंडमेंट्स लाई हैं, वो एग्जैक्टली उनकी एक एक लीडर को बचाने के लिए। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग करते हो जरूर करो, उस पैसे को हम उस वक्त तक नहीं पूछ सकते जब तक उसके एसेट्स नहीं बन जाते। वो कहते हैं मोहम्मद साहब, एक बात, सॉरी सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, एक बात बताइएगा, because obviously we have this on this segment and I have 2-3 important questions for you. मुझे ये बताइएगा, खान साहब ने ये भूख हड़ताल की बात क्यों की? I mean like he is a very strong person. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वो मतलब this is something very serious. वो ऐसा नहीं है कि नहीं किया, बड़े 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 लीडर्स ने दुनिया में किया, और but why is he doing this? I mean like what is the purpose behind this? देखिए, उसकी वजह जो पर्सनालिटी इमरान खान की है, जो उनके इंटरनेशनल, उनमें जो उनका स्टेचर है, ये तो सारे उनके सामने बोने हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक और चीज है, जो नाइंसाफी हो रही है इस मुल्क में, जो जुल्म हो रहा है इस मुल्क में, उस जुल्म के लिए यहाँ तक कि हमने पूरा 1.5-2-2.5 साल बर्दाश्त किया है। फिर हमने कहा शायद इलेक्शंस के बाद चीजें ठीक हो जाएं, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि इलेक्शंस में जब अवाम निकल के हमें वोट देगी तो चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद जो हुआ है, अब आप मुझे बात बताएं, हमारे पास चॉइसेस क्या है? एक चीफ जस्टिस साहब हैं जिन्होंने खुद एक पिटीशन इमरान खान के खिलाफ दायर कर दी थी, जिनकी बेगम ने इमरान खान के बारे में कहा हुआ है कि उन्होंने जो कहा हुआ है कि जी इनके बनी गाला की जमीन कहां से आई है, इनके ऊपर वो होना चाहिए। जब ये सारी चीजें देखते हैं और हम उनके एक बायसिज्म देख रहे हैं, देखिए एक जज जब वो ब्रिटिश काउंसिल हाई कमिश्नर की बात में अपनी जजमेंट को ओपनली डिफेंड करना शुरू करते हैं, और वो जजमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के साथ डायरेक्टली, और कोर्ट में हमने देखा जुई बल्ले के निशान की बात आती है तो अच्छा, तो इमरान खान की भूख हड़ताल करने की रीजन ये है कि ही वांट्स टू प्रेशराइज द जुडिशरी, स्पेशली द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। देन व्हाट? देखिए उन्होंने क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ये चीफ जस्टिस साहब अगर अपने आप को मेरे केसेस से अलग नहीं करते, ये मेरा राइट है एज अ पर्सन हु इज बीइंग कन्विक्टेड, या जिसके केसेस हो रहे हैं, ये उसका राइट है अगर किसी एक जज के ऊपर उसको इत्मीनान ना हो। लेकिन सर, जब आपके दौर में उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर भी ऐसी एलिगेशंस थी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी यही कहती थी कि वो भी हर चीज के लिए बन जाते थे, और फिर साकिब निसार साहब का, और क्या ये सारा पंडोरा बॉक्स आपके सामने है।
हमने देखा है उस जमाने में, हमने देखा है जब बेंच बने थे तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और ये ख्वाजा साहब के साथ वो हुआ था, तो उसमें उन्होंने कहा था, जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि मैं इनके साथ मेरी एक दूर की रिश्तेदारी है, तो गवर्नमेंट ने उस वक्त कहा था हम बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके अगले दिन गवर्नमेंट ने कहा कि हमें इतराज है, जस्टिस मंसूर अली शाह उधर से अपने आप को रिक्यूज कर दिया। ये हर एक जज करता है। और मजे की बात यह कि अगर मैं आपको बताता हूँ, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने उमर अताला बंदयाल साहब को, जब वो चीफ जस्टिस से, उन्होंने उनको एक लेटर लिखा था कि आप अपने साथ ये जूनियर जजेस को लेकर क्यों बैठते हैं। आज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जो है, जो कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिहाज से, उसमें जो सीनियरिटी के लिहाज से चीफ जस्टिस के अलावा नंबर 5, नंबर 6, नंबर 14, नंबर 16, आप देख लें किस सीनियरिटी के जजेस को ये साथ रख रहे हैं। देखिए, that's not your prerogative to decide. It is not our prerogative. No, it's not. I mean, like ये इसी तरह के वो कल सेनेट की कार्रवाइयों में बात करना शुरू कर जाएं, आपकी पार्लियामेंट की करारदादों में बात करना शुरू हो जाएं, आपके ऊपर बात करना शुरू हो जाएं। I think it's very unfair कि इस सिचुएशन में, so the what is the भूख हड़ताल for? मुझे खाली ये बता दे, the भूख हड़ताल is going to be a pressure tactic so that Chief Justice Qazi Faiz Issa Saab should just like separate himself from those benches. बस ये मकसद है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो जुल्म हो रहा है, उस जुल्म को ख़त्म करने के लिए इमरान खान ने डिसाइड किया है कि उनको एक ड्रास्टिक एक्शन लेना पड़ेगा। ये जुल्म हो रहा है, और ये याद रखें, तभी तो ये मुल्क नहीं चल रहा, क्योंकि हम लोगों को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल भूल गया है। वो कॉल ये था कि जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, चाहे कुफर का निज़ाम चल जाए, जुल्म का और नाइंसाफी का नहीं चल सकता। और यही वजह है पाकिस्तान के अंदर जुल्म है। शेख सलाउद्दीन साहब, ये जो बातें सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने की हैं, आपको लगता है कि इदारों के तसादम से मुल्क में मजीद कोई कभी, और अनफॉर्चुनेटली देखिए, जब पॉलिटिकल पार्टीज आपस में तसादम करती हैं या एक दूसरे के खिलाफ बोलती हैं, तो हम ये कहते हैं कि ठीक है, अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए ये बैंटर है, इलेक्शंस के जब हो जाएंगे तो फिर ये एक भी हो जाएंगी, बैठ भी जाएंगी। इस वक्त आने वाले दिनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू होगा, वो पाकिस्तान में होने वाला वो ऑपरेशन होगा, जिसके हवाले से बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, यानी कि अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन, जो अफवाज पाकिस्तान करना चाहती है। और उन्होंने बड़े दो टोक अल्फाज में कोर कमांडर्स ने इसको रेट किया है। खान साहब ने तो अपनी दिखाई है ये कि विलिंगनेस दैट ही कुड बी अ पार्ट ऑफ द एपीसी, लेकिन आपको लगता है कि ये एपीसी हो पाएगी और कामयाब हो पाएगी? देखिए जैस्मीन, इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो वक्त की ज़रूरत होती है ना, तो उस पर हमें काम करना चाहिए। अब पिछले दिनों आपने देखा कि हमारे जितने भी फौजी अफसरान हैं वो शहीद हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, माजी में भी हुआ है ना। ये ऐसा तो नहीं हुआ कि हमने, मतलब ये कि अगर फ़र्ज़ करें कि अभी अगर ये कहा जा रहा है कि इस वक्त ज़रूरत है, तो इस वक्त ऑपरेशन की ज़रूरत है। उसको फिर जो भी उसकी क्योंकि इम्प्लीकेशन जो भी हो, लेकिन हमें वो करना होगा, और उसको वो ख़ात्मा करना होगा दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए, क्योंकि अदरवाइज़ ये हमें नुकसानात जो हमने तो पिछले 10 साल 15 साल पहले भी जो नुकसान उठाए हैं, क्या हम दोबारा से वही रिपीट करना चाहते हैं? ये अगर पहले से ही अगर इसको रोका जाए, क्योंकि काफ़ी अभी आपने देखा होगा कि बड़े जो रैंकिंग ऑफिसरान हैं वो चले गए। अच्छा, अब देखें एक चीज़ मैं आपको जैस्मीन, देखें इस वक्त हमारी पार्लियामेंट का जो मसला है, ये जैसे अभी इन्होंने बात की 47 जो भी अभी चल रहा है, यकीनन शाहिद भाई ने बहुत सारी बातें की आज। देखें, एक तो मैं कहता हूँ कि जब आप इस वाले इलेक्शन की बात करें तो 2018 को भी थोड़ा सा देख लिया करें कि 2018 में क्या हुआ था। इनको बताएं कि 2018 में भी तो आपको जब लेके आए थे जिस तरह किया गया था। अब यही चीज़ें रिपीट हो गई, ये रिपीट नहीं होनी चाहिए। हम भी चाहते हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, और ये जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का रोल है वो भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ये आरडीएस का सिस्टम, ये सिस्टम नहीं होने चाहिए। ये तो ये होगा कि अगर मेरे हक में कोई चीज़ आ गई तो मैं तो कहूँ बहुत अच्छा है, यानी कि जो मुझे मिल जाए वो सब कुछ सही है। तो फिर अगर इस वक्त कोई चीज़ गलत है तो पहले भी गलत थी। पहले आप सारी गलतियां अपनी माने कि उसमें भी गलतियां, आप जब आए थे उस वक्त आपको भी लेके आया गया था। अब यहाँ पे भी देखें, इलेक्शन एक्ट 2017 का एक रूल, एक कानून है। ये कानून के मुताबिक ये है कि अगर आपको फॉर्म 45 नहीं मिलते तो पूरे इलेक्शन नल एंड वाइड है। तो ये फॉर्म 45 इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन ये है कि आज भी फॉर्म 47 के ऊपर ये लाके एक ऐसी असेंबली लेके आ गए जहां पर कानून साजी भी नहीं हो रही है। आप ये देखें
कि अभी भी ऑर्डिनेंस के जरिए, यानी पार्लियामेंट के होते हुए भी ऑर्डिनेंस पे साइन करा के, साथ ही ऑर्डिनेंस पे साइन करा के जो है कानून पास किए जा रहे हैं। तो फिर इस निज़ाम का क्या फ़ायदा, फिर इस पार्लियामेंट का क्या फ़ायदा? देखिए, हम भी ये चाहते हैं कि आइन की बालादस्ती हो, कानून की हुक्मरानी हो। आज भी हमने इसी के ऊपर ज़्यादा डिबेट की है कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो एक माहौल खराब हुआ है, इसको भी पैरामीटर्स डिसाइड करने पड़ेंगे कि ये अलाउद्दीन साहब एंड सेनेटर हुमायूं मोहम्मद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस सेगमेंट। मैं एक ब्रेक लेना चाहती हूँ। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो है ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम, क्यों चाहिए, क्यों करना चाहिए, और जो इसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, वो क्या समझते हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क में इस वक्त नाजरीन बात हो रही है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है एक और ऑपरेशन की। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तकरीबन पिछले 10-15 साल तसलसल से दहशतगर्दी की जद में रहा, और इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी हुई पाकिस्तान में और इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी लोगों ने, और इसके ऊपर हम जितना भी सोचें मेरे ख्याल से, और जितना भी पास्ट में जाएं और उन वाक़यात के बारे में हम सोचें तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिसमें कि मैं आपको सिर्फ एक वाक़या याद दिलाना चाहूँगी जो कि उन बच्चों का था जो कि उस स्कूल में हुआ था, पेशावर के स्कूल का, आपको याद होगा। इस तरह के बेपनाह वाक़यात हैं, मतलब इतने हैं कि मैं 8, 10, 12, 15 घंटे की ट्रांसमिशन आराम से कर सकती हूँ विद एविडेंस प्रूफ एंड बताने के कितने लोग शहीद हुए, कितनी हलाकतें हुई और किसने कितनी कुर्बानियाँ दी। सवाल ये पैदा होता है कि कुछ लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं और कुछ लोग इसकी हिमायत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहते हैं। अफवाज पाकिस्तान ये समझती है कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब इसकी ज़रूरत क्यों है, इस पर तो हम जाहिर सी बात है थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, लेकिन मेरे 2 इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं, उनको भी मैं उनका भी आपसे तारुफ करवा देती हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो इसकी शिद्दत से मुखालफत कर रहे हैं। अब वो APC में जाएंगे नहीं जाएंगे, उनको दावत चली गई है, इसका अभी मुझे इल्म नहीं है, तो मैं हसन मुर्तज़ा साहब से पूछूंगी। लेकिन इसके साथ साथ PTI का, जैसे मैंने बानी इमरान खान साहब जो हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने इस बात का इंडिकेट किया है कि वो शिरकत करना चाहते हैं। दो के तहरीक इंसाफ भी इस ऑपरेशन पे कम्प्लीटली ऑन बोर्ड नहीं है, और ये मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं कोई पेशन गोई कर रही हूँ, बट लुकिंग एट द पास्ट हिस्ट्री, जैसे कि उनके 5 साल थे तो उसमें वो ये पॉलिसी अपनाना चाहते थे कि फाटा के जो लोग हैं उनको जम किया जाए और TTP के लोगों को वापस लाया जाए, उनसे बातचीत की जाए और उनको स्पेस दी जाए। और इसी वजह से मौलाना फजल रहमान साहब ने भी अफगानिस्तान का एक दौरा किया, लेकिन उसमें कोई कामयाबी खातिर खां नहीं मिल सकी, क्योंकि TTP का मौक़िफ़ ये है कि वो आपसे कोई बात नहीं करना चाहते। और यही चीज़ उन्होंने दोहा में भी की है कि पाकिस्तान को उन्होंने बिल्कुल नेगेट किया है, और उन्होंने कहा है कि जब हम इंटरनेशनल लोगों से बात कर रहे हैं तो हम पाकिस्तान से बात क्यों करें, हम इंटरनेशनली डायलॉग करेंगे। पाकिस्तान का एक नेबर अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के अंदर TTP के ठिकाने, और वहाँ से उनकी फाटा के इलाकों में और दीगर इलाकों में बार बार दहशतगर्दी के वाक़यात। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब सीनियर रहनुमा हैं JUIF के, सिरबत साहब PMLN के सीनियर रहनुमा हैं। दोनों पार्टीज़ का ऑब्वियसली एक हुकूमत में है, एक हुकूमत में नहीं है, एक मुखालिफ है, तो मुख्तलिफ अंदाज़ा हो सकता है। लेकिन सेनेटर साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। कामरान मुर्तज़ा साहब, मैं ये पढ़ रही थी मौलाना फजल रहमान साहब का एक बयान, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम जो है दर हकीकत ऑपरेशन अदम इस्तेकाम साबित होगा। तो ये मौक़िफ़ APC से पहले, किसी ब्रीफिंग से पहले ये स्टांस लेने की वजह क्या है, मतलब इतना सख्त स्टांस लेने की वजह क्या है? आपको नहीं पता लगता कि APC में पहले सुन लिया जाए, सबका पॉइंट ऑफ व्यू आ जाए, और फिर ये एज ए नेशन हम डिसाइड करें कि हमारे मफाद में होगा या नहीं होगा? देखिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये कोई पहला ऑपरेशन नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में। ये मुसलसल कई ऑपरेशन जो है ना वो चल रहे हैं, और ये मुख्तलिफ नामों से चल रहे हैं। फिर आप इस ऑपरेशन की अगर जिस ऑपरेशन की बात की गई है, इसमें APC बुलाने की अब जो इनको याद आया, तो उससे पहले जो है ना ये फैसला एपेक्स कमेटी की सतह पे हो चुका।
फिर एपेक्स कमेटी की सतह पे जब कोई फैसला कर लिया गया और उस पर हमने तनकीद की, तो देन जो है ना फिर कैबिनेट में जो है ना वो आए बारिशाएँ की गई, और फिर साथ कहा गया कि वो एपेक्स कमेटी में तो ऐसा नहीं हुआ था, वैसा नहीं हुआ था, और फिर उसके बाद जो है ना तो ये मामला उल्टा चल रहा है। तो जो मामला उल्टे चलते हैं तो उसका जो है ना उसकी ओनरशिप जो है वो इस तरह से दूसरों को ना थपाएं। आप पहले इस बात पे जाइए कि ये सारे जो हालात ख़राब हैं, खुदा न खास्ता अल्लाह पाक रहम करे इस मुल्क पे, तो क्यों ख़राब हैं, उसकी वजह जब आप उसकी जब वजह जानने की कोशिश करेंगे तो वो वजह जो है वो एपेक्स कमेटी में बैठे हुए बहुत से लोग जो है ना उनकी तरफ आपकी नज़र उठ जाएगी, दानिस्ता या गैर दानिस्ता। अगर आप बलूचिस्तान में जाएंगे तो बलूचिस्तान में हालात की ख़राबी जो है नवाब बुगटी की शहादत के बाद से हुई है। नवाब बुगटी को किसने शहीद किया, किस तरह से शहीद किया, क्यों, कौन उसमें मुलव्विस थे, उससे शुरू करेंगे। या खैबर पख्तूनख्वा में जो है ना वो किसने जो है ना वो एक पैरेलल फोर्स जो है ना वो बनाई, और उसके बाद वो किस तरह से जो है ना उसको जो है वो दरअंदाजी के लिए इस्तेमाल किया गया दूसरे मुल्कों में। और अब जब वो गले पड़ गए तो फिर उसके बाद जो है ना उसके लिए जो है ना कभी कौन सा जो है वो तरीका इख्तियार किया जाता है, कभी कौन सा तरीका इख्तियार किया जाता है। तो स्टिल जो है ना वो हमें कोई दावत कोई फॉर्मली मेरे ख्याल के मुताबिक रिसीव नहीं हुई है, और मैं फैसला करने का मजाज भी नहीं हूँ, और मैं पार्टी का तर्जुमान भी नहीं, बावजूद कि मैं सेनेटर हूँ, मगर ज़ाती तौर पे मैं इसका मुखालिफ हूँ, इस ऑपरेशन के या एपीसी के। जी, एपीसी के मुखालिफ हैं या ऑपरेशन के मुखालिफ हैं? कामरान मुर्तज़ा साहब, फैसला तो पहले कर लिया ना आपने, ओनरशिप दूसरों को हाथ में थमानी है ना, आपने वो कागज थमाना है, दूसरों के सर के ऊपर ये ताज लगाना है। ठीक है, तो ये गलत फैसले आप करते हैं और उसके बाद नताइज जो है ना हमारे गले में डाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों का मेजर हल्के भी वहाँ के हैं, और फिर JUIF के ऊपर काफ़ी हमले भी हुए हैं, मौलाना साहब खुद भी गए अफगानिस्तान, लेकिन कोई ख़ास पेशरफ नहीं हो सकी। और आई थिंक आपको अभी पता होगा कि TTP के से जो पाकिस्तान के जो बैकग्राउंड के जो हालात हैं वो काफ़ी ख़राब हैं, बिकॉज दे आर नॉट विलिंग टू लिसन टू एनीथिंग। वो किसी भी बात पर राज़ी नहीं है। वो उनकी जो शराइत हैं वो इतनी ज़्यादा सख्त हैं कि जाहिर सी बात है हम उस पर कंसीड तो नहीं कर सकते। और ये इत्तलात है कि वो ये चाहते हैं कि फाटा के मेजर इलाके उनको दे दिए जाएं, वहाँ पे उनका एक सिस्टम हो, वो अपनी एक गवर्नेंस चलाएं और फिर वहां से वो अपने टेंटिकल्स फैलाएं। तो इसकी इजाजत भी जाहिर नहीं दी जा सकती, लेकिन ऑपरेशन करना भी आप ये कह रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली नकल मकानी होगी। इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा सकती। ये हमारा वतन है, हमारे वतन की तरफ जो है कोई मैली आंख से देखे कोई भी हो जी, इवन हमारा भाई भी हो, मगर हम उसको जो है बर्दाश्त नहीं करते। बेशक बेशक। अच्छा, सेनेटर नासिर भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सेनेटर नासिर भट्ट साहब, मौलाना साहब बहुत नाराज हैं, बहुत तनकीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब जो है वो सिर्फ बस कुर्सी पे बैठे हैं, उनके पास इख्तियार कुछ नहीं है, उनको डिक्टेशन दी जाती है, वो सब समझ जाते हैं। और फिर पार्लियामेंट में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए जब वज़ीर आज़म बैठे हुए थे, और उनकी स्पीच आपने भी सुनी होगी, जाहिर सी बात है सब सुन रहे हैं। बार बार कह रहे हैं कि इनको ये कुर्सी पे बैठे हुए इनको नहीं बैठना चाहिए था, जबकि इनको पता है ये हारे हुए हैं, ऐसा है वैसा है। लेकिन अब जो बुनियादी तौर पर देखें, अगर जैसे बानी तहरीक इंसाफ भी फर्ज करे आ जाते हैं, पहले तो अल्लाह करे कि वो आ जाए, अगर आप लोगों ने उनको इन्वाइट किया और उस पर कायम रहे, और मौलाना साहब भी आ जाते हैं इस APC में, और ये वो दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका KP और बलूचिस्तान में बहुत मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, और ये नहीं ऑन बोर्ड, तो फिर किस तरह आप राजी करेंगे? और वो कह रहे हैं आप अपने पहले फैसले एपेक्स कमेटी में करते हैं, फिर हम पे मुसल्लत कर देते हैं, और फिर आप ये कहते हैं कि अपने हमारे गलत फैसलों का जो है वो आप इसका वो उठाएं, बेड़ा आप उठा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया बात करने का। बात यह है कि ये जो एक अज़्म इस्तेकाम जो एक ऑपरेशन जिसके लिए सोचा कि ये होना चाहिए, ये ज़रूरी है, क्यों कि जिस तरह की दहशत गर्दी अब पाकिस्तान में है, दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रहा है। तो आप मुझे बताएं कि क्या सब सियासी जमातों का ये उनके ऊपर फ़र्ज नहीं है कि वो पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए और दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए एक पेज पे आ जाए? ठीक है, अभी APC जो बुलाई है, PM साहब ने जो बुला रहे हैं, उस पर मुझे तो अल्लाह करे ये ऐसा ही हो कि इमरान बानी पाकिस्तान कहते हैं कि PTI ये आ जाए,
ये आ जाए, क्योंकि इनका कोई पता नहीं होता, यू टर्न ले, लेकिन आना चाहिए। अगर वो मुहिब पाकिस्तान है तो उनको भी आना चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब को भी रिक्वेस्ट करेंगे, पीएम साहब कहेंगे, मेरा ख्याल है कि वो भी आएंगे, क्योंकि वो भी पाकिस्तान को मजबूत और तवाना देखना चाहते हैं। ये एपीसी बुलाने का मकसद से यही है कि सब सियासी जमातों के जो उनके ख्यालात हैं वो लिए जाए। लेकिन भट्ट साहब वो ये कह रहे हैं ना कि फैसले तो आप कर चुके हैं, अब एपीसी बुला के हमें क्या बताना चाहते हैं, हम पे अपना फैसला मुसल्लत करना चाहते हैं। नहीं देखें, फैसला तो देखें, ख्वाजा साहब ने भी कहा कि पार्लियामेंट में लाएंगे, उस पर बहस होगी। एक मौकफ अपनाया गया है कि फौज ने एक ब्रीफिंग दी है कि इस तरह की जो दहशतगर्दी हो गया है, इसके जो हमसाया ममालिक से उनसे भी हमारे तल्लुकात ठीक होने चाहिए। सियासी जमातें ही बैठ के पार्लियामेंट में, ये एक अच्छी बात है। अगर पीएम साहब ने कहा है कि हमने सबको बुलाया, पीसी में आना चाहिए पाकिस्तान की मजबूती और पाकिस्तान को मुस्तकम करने के लिए, और सब सियासी जमातों का मेरा ख्याल है फर्ज है, इसमें कोई इफेक्ट पार्ट नहीं होना चाहिए। और मुझे यकीन है कि वो आएंगे और जो बेहतर होगा में इस्तेकाम जो एक ऑपरेशन है, पहले भी आप देखें जो ये जो पेशावर के स्कूल के बच्चों के साथ हुआ, उस वक्त भी आप मुझे बताएं मियाँ साहब वज़ीर आज़म थे और इमरान साहब बात धरना दे के बैठे हुए थे, ये सब कुछ हो रहा था, तो पीएम साहब पहुंचे मियाँ नवाज शरीफ साहब और वो ऑपरेशन हुआ और उसमें सब ने साथ दिया। इसमें भी इमरान खान को अल्लाह करे कि वो इस पे कायम रहे। सर वो तो चले कायम रहे ना कहें, लेकिन मौलाना साहब इसके बिल्कुल हामी नहीं है। मौलाना साहब को आपको बहुत ज्यादा कन्विंस करने की जरूरत है। और मौलाना फजल रहमान साहब का आप जानते हैं उस इलाके में बहुत बड़ा स्टेक होल्ड है, उनको उनके वहां उनका वोट बैंक है, नकल मकानी होती है, उसके बाद लाइक बहुत स्टेजेस होते हैं, रेफ्यूजीज होते हैं, और ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। तो जाहिर है जिन पार्टीज का देखिए ना, जैसे आपका पंजाब में स्ट्रांग होल्ड है, अगर वहां पर आप कोई काम करने जाएंगे तो आपके जो खदशात होंगे उनको किसी ना किसी तरह आपको उन रिजर्वेशंस के ऊपर कॉन्क्रीट जवाब तो देना पड़ेगा ना। मैं एग्री करती हूँ कि जरूरत है, दहशतगर्दी को तो जड़ से खत्म करने की जरूरत है, देयर आर नॉट टू वेज अबाउट इट, ये तो हम मानते हैं, बट ये उनका ये कहना है कि आप हमें किस तरह कन्विंस करेंगे। देखिए बात यह है कि इस बात पे तो किसी को ये बात करनी, तफजात जिनके हैं, बुलाया क्यों जा रहा है, एपीएस कहते हैं ना कि एपीसी जो बुलाई जा रही है, इसका मकसद यही है कि हर सियासी जमात का जो उनके ख्यालात हैं उनको सामने रख के उसके मुताबिक फैसला किया जाए। लेकिन ऑपरेशन इसलिए जरूरी है कि आप देखें मौलाना साहब पे भी हमला हो चुका है, मौलाना साहब को अल्लाह लंबी जिंदगी से दे, उन पे ऊपर भी हमला हो चुका है। वो भी चाहेंगे कि पाकिस्तान में इस तरह के जो दहशतगर्दी खत्म होनी चाहिए। हाँ, उनका अगर कोई ख्याल और है तो वो अपना ख्याल अपना इजहार करेंगे जब एपीसी में आएंगे। और मुझे ये यकीन है मौलाना साहब आएंगे, लेकिन इमरान खान को भी अब अल्लाह करे कि वो आ जाए, अगर वो मुहिब पाकिस्तान है तो उसको एपीसी में शामिल होना चाहिए। और खाली एपीसी में शामिल नहीं होना चाहिए बल्कि वहां पे सबको एक पेज पर होना भी बहुत जरूरी है। मुझे ये बताइएगा कामरान मुर्तज़ा साहब, आई थिंक सेनेटर जो नासिर भट्ट साहब है उन्होंने एक दो बड़े अच्छे पॉइंट्स रेज किए हैं, और वो उनमें से एक पॉइंट ये है कि आपकी अपनी जमात, आप खुद बताएं ना, आप इलेक्शंस में नहीं जा सके, इलेक्शन से पहले आप लोग बारहा मेरे साथ कितनी दफा आपने शो किया और आपने कहा जी हमें कहा गया है कि ना जाओ, आपको खतरा है। और फिर जैसे इन्होंने कहा कि मौलाना साहब पे भी हमला हुआ, अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत की, हाफिज हमदुल्ला साहब पे, तो ये जाहिर सी बात है आपका अपने हलकों में जाना और दीगर जगहों पे भी जाना तो एक मुश्किल बन गया ना। तो आप तो चाहेंगे कि दहशतगर्दी खत्म हो, तो फिर इस ऑपरेशन के एपीसी में जो आपकी रिजर्वेशंस है, या वजीर आजम से मिलकर अपनी रिजर्वेशंस अगर आप सामने रखें या आवाम को अपनी रिजर्वेशंस बताएं तो उस पर कोई नतीजा निकल सकता है। देखिए उसके लिए जो है पहली बात तो ये है कि ऑपरेशन का फैसला तो कर लिया भट्ट साहब की। अगर आप जो है ना जो कुछ भट्ट साहब ने कहा है इसको दोबारा सुनिएगा, रिकॉर्डिंग तो हो गई होगी ना, तो फैसला तो हो गया है। तो फैसला जो है ना वो हम अपने गले में लटका के नहीं फिर सकते। फिर फैसला करने वाले कौन है? वही लोग हैं जो हमको जो है ना डराते रहे कि आपने जो है ना घर से नहीं निकलना, आपने जो है कैंपेन में नहीं जाना, वरना जो है ना आपके साथ ये हो जाएगा। ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि इसका एक और आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। भट्ट साहब की जमात की तो वहाँ पे बहुत कम जो है ना रिप्रेजेंटेशन होगी ना, तो जिन जमातों की रिप्रेजेंटेशन है, जिन जमातों का वोट बैंक है,
उनका तनासुब देख लें कि किसने कितने वोट लिए सुबह खैबर पख्तूनख्वा में और सुबह बलूचिस्तान में। सुबह बलूचिस्तान में तो इनको सारे जो है ना वो सीटी बजने के बाद जो है ना वो इनके साथ लोग शामिल हुए ना, इनमें भी और पीपल्स पार्टी में भी। तो वो तो जो लोग इनसे चले गए थे, जो मियाँ साहब के ऊपर सख्त वक्त था, वो भी उनके बाद दोबारा वापस आए हैं। तो एनीहाउ वो परसेंटेज देख लेते हैं और फिर उन जमातों को फैसला करने दें जो वहाँ की नुमाइंदा जमातें। आप पंजाब में बैठे हुए जो है आप फैसला हमारे बारे में खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान के बारे में करते हैं, तो आप तो फिर सारी पार्टियां जो है ना 200 पार्टियां बुलवाएंगे और उसमें जो है ना 196 पार्टियां वो ये कह देंगे उनका वोट बैंक है उन कुछ इलाकों में या नहीं है। वक्त बिल्कुल खत्म हो जाता है। मैं बिल्कुल आपके पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अंडरस्टैंड करती हूँ कामरान मुर्तज़ा साहब, इन ये बात दुरुस्त है, लेकिन आई थिंक APC हो जाना भी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आई सी यू अगेन, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।